स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडेज में। आज हम लोग बात करेंगे रॉकेट नोजल्स के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्या है। मतलब नोजल एक काम कर रहा है तो काम में मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। तो ये समझिए कि आपको रॉकेट को अगर ऊपर भेजना है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बर्न गैसेस इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए। यानी कि जो इंटरवल है, यानी 1 सेकंड हो या 10 मिनट हो, जो भी इंटरवल है आपका, उसमें आप फुल स्पीड से टंकी खाली करना चाहते हैं। यहाँ पे माइलेज का मतलब होता है जितना स्पीड से ख़त्म कर सकते हो करो, तभी आप उससे ज़्यादा वर्क निकाल पाएंगे। इसीलिए समझिए कि कहने को आपके जो आपके घर में गैस सिलेंडर रहता है उसमें भी काफ़ी एनर्जी काफ़ी फ्यूल है, लेकिन वो धीरे धीरे लीक करता है। उसको रॉकेट बनाने के लिए खूब स्पीड से करना पड़ेगा। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एक बर्नर में और एक रॉकेट इंजन में वही अंतर है कितना स्पीड से वो कर पाता है, और जिसे हम लोग कहते हैं प्रेशराइज कैसे कर पाता है। और यहाँ पे समझिए कि एक और रिक्वायरमेंट, वो तो आपका प्रोपेलेंट के डिपार्टमेंट होगा। मतलब आपका चाहे लिक्विड हाइड्रोजन हो, RP1 हो, मीथेन हो, या लिक्विड ऑक्सीजन तो लगेगा ही। तो ये सब एक तो एक डिपार्टमेंट में है। दूसरा होता है कि जो गैसेस निकल रहे हैं, जो एग्जॉस्ट आपका निकल रहा है, जो फाइनल एग्जॉस्ट है, वो जितना फास्ट होगा उतना ज़्यादा टॉप स्पीड आपको मिलेगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी वाली बात होती है। और ये नोजल जो है एक काम कर रहा है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आप रॉकेट में जो देख रहे हैं, हम लोग केमिकल एनर्जी कर रहे हैं। मतलब आप लिक्विड ऑक्सीजन को लिक्विड हाइड्रोजन के साथ करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो एक्चुअली आपको मिल क्या रहा है, आपको केमिकल एनर्जी मिल रहा है, आपको हीट मिल रहा है। तो केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कौन बदलता है, वो यही नोजल का काम है कि काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो केमिकल एनर्जी रिलीज हुआ, जो हीट के तौर पे रिलीज हुआ है, गैसेस के तौर पे रिलीज हो रहा है, मतलब गैस के मूवमेंट में, उसको चैनल करके उसे काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है ताकि आपका रॉकेट ऊपर जा सके। यही है नोजल का मेन काम। तो समझ लिए मतलब इंजन में नोजल ही सब चीज़ कंट्रोल करता है। आपका नोजल के डिज़ाइन में का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका टर्बो पंप बनाया जाएगा, उसके हिसाब से उसका फ्लो सिस्टम डिज़ाइन किया जाएगा। नोजल ही माई बाप होता है। तो यही समझिए, ज़रूरत वही है कि इसी का काम है कि केमिकल एनर्जी जितना आपका निकल रहा है उसको काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ ज्योमेट्री पे, और यही समझिए कि ये एक्चुअल रॉकेट साइंस होता है। क्योंकि अभी तक अगर रॉकेट के अंदर में आप एक्चुअली घुस के देखें, जैसे आप टैंकर के बारे में पढ़ाई करेंगे, तो टैंकर ठीक है, हम लोग उस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत और चीज़ में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आप उसमें टर्बो पंप जो लगता है वो भी, मतलब आपका टर्बो चार्जर तो आपका कार इंजन में लगता है। तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी इधर उधर इस्तेमाल होता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो ऑलमोस्ट सिर्फ रॉकेट में ही इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स खाता है। मतलब बाकी रॉकेट का सारा मैथमेटिक्स करना एक साइड कर दीजिए और इसका मैथमेटिक्स निकालना दूसरी साइड कीजिए, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे कोर कंपोनेंट्स मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे गहराई में तो नहीं उतर सकता। कोर कंपोनेंट में होता है मास फ्लो, आपका कितना मास एक जगह से, मतलब जो आपका जनरेट हो रहा है, जिसमें आपका हॉट बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, वो कितना है और किस स्पीड से निकल रहा है, ये दो चीज़ आपको देखना होता है। और तिगड़म ये होता है कि जिसे हम लोग कहते हैं ना कन्वर्जन एंड डाइवर्जन नोजल, यानी कि कन्वर्ज हो रहा है फिर डाइवर्ज हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ होता है जिसे हम लोग कहते हैं थ्रोट। थ्रोट जो है उसको चोक पॉइंट के तौर पे बनाया जाता है, और वही है मेन खेला। अगर थ्रोट पे आप चोक नहीं कर पा रहे हैं, आपका रॉकेट ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला। थ्रोट पे चोक किए, बम बम, नहीं चोक कर पाए, फुस। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के लिए इसमें हम लोग कन्वर्जन डाइवर्जेंट नोजल लगाते हैं। और यहाँ पे समझिए कि अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हैं तो आपके पास एक तिकड़म होता है। आपका यहाँ पे इंजेक्टर है, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर इसमें डाला फ्यूल, फिर आपका ऑक्सीजन इंजेक्टर, ऑक्सीजन डाला, आप जलाए। अब आपके पास हुआ क्या, आपके पास हॉट गैसेस है। हॉट गैसेस का मतलब क्या होता है, वो सब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, वो लो डेंसिटी में नहीं रहना चाहता, वो हाई डेंसिटी में हाई डेंसिटी में उसे रहना पसंद नहीं है, वो लो डेंसिटी बन रहा है क्योंकि हर तरफ भागना चाह रहा है। अब आप उसको सील करती हैं हर तरफ से कि हम इधर से फ्यूल डाल रहे हैं, वो कहीं जा नहीं पा रहा है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ने लगता है। अब प्रेशर बढ़ रहा है तो प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाएगा। लो प्रेशर हुआ ये आपका, ये आउटसाइड, मतलब नोजल की तरफ जो एटमॉस्फेयर हो या वैक्यूम हो, तो लो प्रेशर तो वो हो गया। तो यहाँ पे आप बम बम प्रेशर डाल रहे हैं। अब प्रेशर के पास ऑप्शन क्या है, जाओ वो थ्रोट की तरफ जाओ। अब ये जो कर्व ज्योमेट्री बनाई जाती है वो ऐसा किया जाता है ना कि जेंटली गाइड करे, ताकि मोशन जो है स्मूथली ट्रांसफर हो सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हीट में ज़्यादा बदल जाएगा। अगर मान लीजिए ये एंगल जो है, आप कहते हैं एक काम करो एकदम शार्प कर दो, क्या काम होगा, एकदम होगा, बस अंतर ये होगा इफिशियंसी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हीट लॉस ज़्यादा होने लगा। आपको हीट नहीं चाहिए, आपको चाहिए प्रोपेलेंट मोशन, आपको काइनेटिक एनर्जी चाहिए, हीट थर्मल एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसीलिए जेंटल रखा जाता है इसको। अब यहाँ पे आप गाइड कर रहे हैं, जितने जो रैंडम पार्टिकल्स है उसे गाइड करें कि नहीं नहीं भैया आप सब लोग एक तरफ जाओ। और इस कारण से ये हो जा रहा है कि सारे फोर्स जो होते हैं एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या था, सारे मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर हुजूर हुजूर कर रहे हैं। अगर आप उसे गाइड कर देते हैं, सबका डायरेक्शन एक तरफ है, तब आपके पास फ्लो आ जाता है। तो यहीं पे अब फ्लो आ रहा है। अब यहाँ लेकिन आप अभी भी कंटिन्यूसली डाल रहे हैं, ऐसा नहीं पल्स के तौर पे नहीं चल रही है, आप अभी भी कंटिन्यूसली डाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे जा रहा है, अब यहाँ पे चोक हो रहा है क्योंकि पीछे और फ्यूल आ रहा है, और आगे यहाँ पे थ्रोट में चोक पॉइंट बन जा रहा है। अब ये चोक पॉइंट पे सारा मैथमेटिक्स लगता है। अगर आप सही से सब चीज़ किया, मतलब आपका जो इनपुट रेट है सही से चल रहा है, तो चोक पॉइंट पे आप सोनिक पहुंच जाएंगे, यानी कि मार्क 1 के आसपास आप पहुंचने लग जाएंगे, या ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट मार्क 1 से थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाएंगे। अब यहीं पे मैजिक शुरू होता है। अभी तक आप मार्क 1 पे पहुंचे हैं, लेकिन जैसे डाइवर्जेंट पार्ट में आएंगे, आपको पूरा बम प्रेशर लिए, बम प्रेशर का फायदा हुआ कि यहाँ पे आप सोनिक स्पीड से निकालने लगे, और जैसे डाइवर्जेंट पार्ट में आएंगे अब आप सुपर सोनिक एग्जॉस्ट निकालने लग रहे हैं। मतलब आपका एग्जॉस्ट यहाँ मार्क 1 पे था, यहाँ आप मार्क 2 मार्क 3 तक पहुंच सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब फिर भी आप सोचोगे यार मार्क स्पीड तो उतना ज़्यादा तो होता नहीं है, क्योंकि मतलब कुछ ही 100 मीटर पर सेकेंड्स होता है, लेकिन मार्क स्पीड चेंज होता है जिस इन्वायरमेंट में है। यहाँ पे इतना हाई डेंसिटी है, इतना हाई टेम्परेचर है कि यहाँ पे मार्क स्पीड अगर आप नापना जाएंगे तो मार्क स्पीड का मतलब होता है 700 मीटर पर सेकेंड। इसीलिए 1700 मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2/3, डिपेंडिंग आपका नोजल किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 या 3 या 2.4 इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही सारा खेल है कि आप हाई प्रेशर लो वेलोसिटी गैसेस डालें। ये गैसेस आया कहाँ से और इसमें एनर्जी कहाँ से? ये आपका केमिकल एनर्जी था और आपने टर्बो पंप इसको फीड किया। उसके बाद वो थ्रोट में चुक होता है, उससे वो मार्क स्पीड पे चला जाता है, क्योंकि पीछे से अभी भी आप उसको ठेल रहे हैं और अभी भी उधर लो प्रेशर है, तो एक एनर्जी का फ्लो बन जाता है। मार्क जैसे ही बनता है तो जब वो एक्सपेंशन जोन में आता है वो बहुत हाई स्पीड पकड़ लेता है और उसका प्रेशर घट जाता है। ये समझना बेहद जरूरी है, उसका प्रेशर घट चुका है। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप जैसे आप लोग सुनते हो रैप्टर केसेस में 300 बार तक एकदम बम बम हिट कर रहे हैं, इधर जाएंगे वो एक बार भी नहीं रहेगा, बहुत कम रहता है। फायदा आप उसका स्पीड बढ़ाते रहे, वेलोसिटी बम बम करते रहे। ऐसे समझिए जैसे ट्रांसफार्मर में होता है कि भैया वोल्टेज खूब बढ़ा दो और एम्पेयर घटा दो, ये वही लॉजिक लगता है। तो हम लोग यही करेंगे, यहाँ हमारे पास प्रेशर बम बम है, प्रेशर नहीं चाहिए हमें, स्पीड चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो उसे ऐसा ये नोजल का काम होता है कि हम उसको लेंगे थर्मल एनर्जी को, उसे धीरे धीरे हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे और आपकी वेलोसिटी को बढ़ा देंगे। तो यही है पूरी ज्योमेट्री। अब इसका एक एक कर्व में क्या ज्योमेट्री लगेगा, क्या मैथमेटिक्स लगेगा, यहीं पे रॉकेट साइंस का स्टडी होता है। और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आधा से ज़्यादा लोग इस पर हाथ भी नहीं लगाते, भैया नहीं समझ में आने वाला, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे दिया, और अगर आपको एक्चुअली हजम होता है, क्योंकि ये समझिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है स्टीम पावर टर्बाइन में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा नहीं कहीं और नहीं होता। और इसका समझिए कन्वर्जेंट नोजल आपका जेट इंजन में इस्तेमाल होता है, तो है इस्तेमाल ज़रूर है, लेकिन रॉकेट इंजन निकलता है जो इतना हाई स्पीड पे इसको पुश करता है। तो यही है ज्योमेट्री, मतलब पूरा खेला आपने यहीं आ रहा है। अगर ये नहीं है, आपके पास एक बर्नर है, ये है तो आपके पास एक रॉकेट इंजन है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी का। अब यहाँ पे समझिए कि मैक्स एफिशिएंसी के लिए जो आप चाहोगे कि मतलब मेरे पास जितनी एनर्जी थी, केमिकल में जितनी एनर्जी थी, मैं ऑब्वियसली आप चाहोगे कि वो रॉकेट को आगे बढ़ाने में मदद करे, बर्बाद ना हो। तो वो करने का क्या तरीका है? तिगड़म यह है कि आपका जो ऑप्टिमम है, यानी कि जो बेस्ट इफिशियंसी होगी, कि एग्जॉस्ट प्रेशर यानी जो आपका नोजल के बाहर में जो आपका प्रेशर आ रहा है वो एक्जैक्टली उतना हो जो आपका एटमॉस्फेयर पे है। यानी मान लीजिए अगर एटमॉस्फेयर यहाँ पे अपना आते हैं 15 psi है, तो यहाँ पे अगर आपका जो फ्लो निकल रहा है वो इतना हाई वेलोसिटी हो कि इतना उसमें प्रेशर ड्रॉप हो जाए कि वो 15 psi, मतलब यहाँ पे आपका मान लीजिए 3000 psi पे था, वो यहाँ आते आते 15 हो जाए, वेलोसिटी उसको कॉम्पनसेट कर लेगा और आपको एकदम 15 psi, तो बम बम आपका ये रॉकेट का जो एग्जॉस्ट है एकदम सिलेंड्रिकल जैसा बन जाएगा। लेकिन एक होता है कि एक इनएफिशिएंट रहा, जिसमें अंडर एक्सपेंशन कहते हैं कि वो बहुत मतलब इसका psi जो है ज़्यादा है, मतलब बाहर का psi कम है और इसका psi ज़्यादा है, तो वो ओवर एक्सपेंड करेगा, जैसे ये रॉकेट ओवर एक्सपेंड करने लगता है, ये बर्बाद करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मतलब समझिए रॉकेट इतनी सुने वो दाएं बाएं थ्रस्ट बर्बाद हो जा रहा है, वेस्टफुल है। फिर एक होता है कि स्लाइटली मतलब ये ओवर अंडर एक्सपेंड हो गया। एक ओवर एक्सपेंशन होता है कि एटमॉस्फेयर जो है ज़्यादा पीएसआई का है। तो मान लीजिए आपका यहाँ पे आ रहा है ऐसा कि जब आप इंजन चालू कर रहे हैं वहाँ पे इतना पीएसआई है कि समझ लिए 10 पीएसआई, लेकिन एटमॉस्फेयर 15 पीएसआई है, तो एटमॉस्फेयर क्या बोलता है, हम दबा देते हैं तुमको। और ये आपको आराम से जेट इंजन में देखने को मिलेगा कि एटमॉस्फेयर निकला एग्जॉस्ट बम बम, लेकिन उसका पीएसआई बहुत कम रहता है, तो एटमॉस्फेयर क्या बोलता है, एक काम करो हम तुमको दबा देते हैं। इसी से मार्क डायमंड बनता है कि जैसे ही बाहर का प्रेशर जो है बोलता है हावी हो जाता है, वो उसको कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस करके एक जगह पे वो फोकस कर दिया, आप वहाँ पे पीएसआई फिर से बढ़ गया, फिर से वो फैल जाता है, ऐसे टुक 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 आपको शॉक वेव, जैसे मार्क डायमंड कहते हैं, वो आपको इसीलिए देखने को मिलता है कि जो आइडियल नहीं हो पा रहा है। आप जनरली ये सब स्लाइटली ओवर एक्सपेंडिंग या स्लाइटली ओवर एक्सपेंडिंग में देख रहे हो कि तभी आपका ऐसा हुआ है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सैटर्न 5 के केस में। आप देखिए जब रॉकेट लॉन्च हो रहा है, फर्स्ट स्टेज की बात कर रहा हूँ, आपको इसका जो एग्जॉस्ट है वो देखिएगा एकदम पेंसिल जैसा, मतलब थोड़ा सा शार्प लगेगा, क्योंकि ये समझिए इसका एग्जॉस्ट प्रेशर 15 psi नहीं है, उससे कम है। ऐसा क्यों? अब यहीं पे आपको मैनेजमेंट करना होता है कि आपका रॉकेट कहाँ पे ज़्यादा टाइम रहेगा। मान लीजिए सी लेवल पे ज़्यादा टाइम रहेगा तो आप उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करोगे, वैक्यूम में ज़्यादा टाइम रहेगा तो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करोगे। लेकिन
स्टेबिलिटी का मतलब है कि अगर आप ऐसा कर देते ना कि देखो ये रॉकेट का मेजॉरिटी टाइम ये लो मतलब समझिए 5 psi पे रहेगा, ठीक है। मतलब पिकअप पकड़ रहा है फर्स्ट स्टेज को, मतलब ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर तक ऊपर जाएगा ही। तो मान लीजिए आपका रफ एवरेज निकलता है कि ज़्यादा टाइम ये 5 psi पे रहता है। आप इंजन का कर देते हैं कि एग्जॉस्ट रखो 5 psi पे, तो उससे साइड इफेक्ट होता है वो ओवर एक्सपेंड, मतलब एटमोसफेयर उसको अंदर दबा देगा। उससे क्या होगा, फ्लो सेपरेशन होगा, आपका जो एग्जॉस्ट है वो चेंबर से अलग होने लग जाएगा, साइड इफेक्ट ऑसिलेशन होंगे, आउटकम बूम हो जाएगा आपका रॉकेट। तो ये मैनेज करना होता है, और ये फर्स्ट स्टेज के साथ सबसे बड़ा समस्या है। बाकी सारे स्टेज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब वैक्यूम पे ही रहते हैं, तो उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है, जितना कम घटा सको घटाओ। डिपेंड करता है, मतलब आप सीधे देखेंगे कि फाल्कन 9 में आप देखेंगे फर्स्ट स्टेज में मतलब 9 इंजन रहता है, 9 इंजन रहता है स्टेज 1 पे। और जैसे ही ऊपर वाले स्टेज में आएंगे, एक स्टेज में कैसे कम होगा, लेकिन इंजन बेल उतना बड़ा हो जाता है। इंजन बेल उतना बड़ा क्यों कर दे, ताकि एक्सपेंशन जो है ऑलमोस्ट 0 psi तक करे। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट आपको इन्फिनिटी साइज का नोजल बनाना पड़ेगा ताकि वो एक्जैक्टली 0 psi पे ड्रॉप करे। बट आप समझ लिए कि जितना बड़ा आप रखेंगे उतना फायदा होगा। तब इसको ये होता है कि कितना बड़ा हम एक्चुअली फिट कर सकते हैं, उसका वजन कितना होगा, उसका मैनेजमेंट कितना आसान होगा या डिफिकल्टी होगा, वो समझिए कॉम्प्रोमाइज़ करता है। जैसे यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि बहुत कम का नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बूम हो जाएगा। वैसे ही वैक्यूम में भी रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि नोजल ही बहुत भारी हो जाएगा, तो आपका कोई फायदा नहीं वाला, नोजल का मास ही सारा इफिशियंसी खा जाएगा। तो बैलेंस किया जाता है, और यही है सारा चीज़। क्योंकि जितने भी आप नोजल बनाते हैं सिर्फ एक प्रेशर के लिए फाइन ट्यून किया जाता है। उसमें आप ऐसा नहीं बना सकते कि मतलब लो एटमॉस्फेयर में है तो 15 psi दे रहा है, ऊपर जाने लगे तो हम एक काम कर देते हैं ना, हम उसका psi घटाने लगते हैं। ऐसा अगर कर पाते हैं तब तो आप बम बम रॉकेट बना लें, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। स्टेबिलिटी यहीं से आती है कि 15 psi और 0 psi के बीच में कहाँ पे है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सारे अपर स्टेजेस का डिज़ाइन आपको एक ही सेम देखने वाला है, क्योंकि वो सब 0 psi के लिए काम करते हैं। एटमॉस्फेयर में कोई क्या करता है उस डिपेंड करता है। कुछ कुछ इंजन होंगे ना, नहीं यार मेरा इंजन में इतना थ्रस्ट है कि हम बर्बाद थोड़ा सा कर सकते, तो काम करेंगे 15 psi पर रखेंगे, तो स्टेबिलिटी उनको बम बम मिल जाएगी। कुछ केसेस में होगा कि नहीं, उनको एटमॉस्फेयर में तुरंत निकल जाना है और उनको तो भरोसा है अपना इंजन पे, तो थोड़ा सा कम रखेंगे। जैसे स्पेस शटल थोड़ा कम रखता था, लेकिन उसका बेल जो था, इंजन बेल जो था, उसमें नोजल में थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर था, ताकि वो ये वॉल सेपरेशन नहीं हो। तो पूरा स्टेबिलिटी यही जगह पे जाता है। अगर ये स्टेबल नहीं है, आपका रॉकेट बन जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सब चीज़ मिल जाएगा, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। कि जैसे सैटर्न 5 में किया गया, फाल्कन 9 में किया गया, आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब बातें करते हैं कौन कौन मटेरियल से ये सब इतना तिगड़म वाला चीज़ बन सकता है। तो हिसाब ये समझिए कि यहाँ बहुत हाई प्रेशर के बारे में बात हो रहा है, और टेम्परेचर तो बम है, और खास करके थ्रोट वाले एरिया जो है, यानी कि जहाँ पे मेन काम हो रहा है, जहाँ पे जो सोनिक फ्लो है, वो सबसे ज़्यादा हॉट होता है आपके रॉकेट में। पूरे रॉकेट में सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे है, वो थ्रोट में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी। और थ्रोट को ही ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है, फजीयत वाला काम होता है। और इसको हाई वेयर रेजिस्टेंट भी होना चाहिए, खास करके अगर आप इंजन ऐसा बना रहे हैं जो रीयूजेबल है, तो वो जगह तुरंत घिस नहीं जाना चाहिए। समझ रहे, मतलब एक ब्लो टॉर्च उस पर बह रहा है, उसको ऐसा बनना होगा कि वो झेल पाए उसको कंटिन्यूअसली। तो जनरली तिगड़म तिगड़म वाले मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉपर हो, नायोबिनियम हो, स्टील के एलॉयज़ होते हैं, कुछ कुछ खास खास लगाए जाते हैं। या सस्ते में अगर बनाना होता है तो नॉर्मल स्टील से ही काम चला सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अबिलेटिव मटेरियल लगा देंगे, यानी कि आप उसमें कार्बन का या ग्राफाइट का एक लेयर पोत देंगे जो जल जल के हटने लगेगा। मतलब जल के हट रहा है, बात है को सिर्फ 8 मिनट तक झेलना है। तो या तो स्टील में खूब तिगड़म लगाएं, या सस्ता स्टील से कर लें, पैसा बचा लें, और ग्राफाइट सस्ता ही होता है, तो ग्राफाइट से ये करें तो ग्राफाइट 8 मिनट अगर टिक पाता है, जलते जलते वो मतलब समझिए एनर्जी निकालते जा रहा है सिस्टम से, 8 मिनट तक वो टिक जाता है, तो लोग वही इस्तेमाल करते हैं। कई बार सस्ते रॉकेट में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो मटेरियल में वही समझिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो ऐसा मटेरियल से बनाओ जो उसको सीधे झेल पाए, जिसमें कि नायोबिनियम काफ़ी बार इस्तेमाल किया जाता है स्पेसएक्स के केस में अपर स्टेज में, क्योंकि अपर स्टेज में कोई एक्टिव कूलिंग नहीं है, तो ये ठंडा कैसे रहे, ठंडा नहीं रह पाता, ये पूरा धिप जाता है, इसीलिए देखते हो ऑरेंज ग्लो करने लगता है। लेकिन ये नायोबिनियम वाले एलॉय से बनाया गया तो ये झेल पाता है वो टेम्परेचर, अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रख पाता है। लेकिन वही समझिए ये तिगड़म नहीं काम करेगा मतलब समझिए बूस्टर स्टेजेस में। तो वही मटेरियल आप पे है, कितना दाम लेते हैं, कितना फजीयत है, सबका मैनेजमेंट करना होता है। अब बात करते हैं कूलिंग की, इसको ठंडा तो रखते हैं, तो रखे कैसे। तो यहाँ पे समझिए आपके पास ऑप्शन होता है कि मास्क अगर आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ग्राफाइट लगा देते हैं, आपका नोजल भारी हो गया है, तो वो काम जरूर करता है, सस्ता भी बहुत होता है, लेकिन वो इनएफिशिएंट और सिंगल यूज होता है, मतलब इस्तेमाल करो और फेंको। तो कई बार वो नहीं किया जाता, क्योंकि एक्टिव कूलिंग जो होता है आपको नोजल हल्का कर देता है, और नोजल आपका इंजन में गिराता है। मान लीजिए इंजन ही बहुत भारी है, तो आपका रॉकेट पेलोड क्या ले जाएगा, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन रीजनरेटिवली कूल्ड जो नोजल्स रहते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, जैसे कि ये है सैटर्न 5 का
मतलब समझिए F1 इंजन, ये सारे पाइप देख रहे हैं किसी को हाथ से वेल्ड करना पड़ा था। बहुत महंगा होता है ये इतना चैनल बनाना इसमें कि इसमें समझिए किरोसिन घुमा घुमा के इसको ठंडा रखा जाता है। किरोसिन सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता, तभी ये पिघलता नहीं है, नहीं तो ये थ्रोट पे जो थ्रोट एरिया है वो सीधा पिघल जाएगा। कोई कुछ है ही नहीं आज तक इंसान का बनाया हुआ जो ये जगह को ज़्यादा देर तक झेल पाए। अबलेटिव भी ये रहेगा कि ये थोड़ा मोटा रहेगा, लेकिन जब मतलब रॉकेट पूरा ऊपर में जाने लगे ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, घिस के खत्म हो जाता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लिक्विड कूलिंग का हम लोग बनाना कोशिश करते हैं। लिक्विड कूलिंग एज इन लाइक जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल को कूल करने के लिए, चाहे आपका हाइड्रोजन हो, जैसे कि स्पेस शटल के केस में हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाएगा, मर्लिन के केस में इस्तेमाल किया जाएगा आपका किरोसिन, आपका इस्तेमाल किया जाएगा मीथेन इसके केसेस में, रैप्टर के केसेस में। जनरली ऑक्सीजन लोग नहीं इस्तेमाल कर, इम्पॉसिबल नहीं है, बात यह कि आपको जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर, ऑक्सीजन और कोई भी बर्नेबल मटीरियल। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन चलाने लगते हैं तो आप बहुत खतरा ले रहे हो, क्योंकि बात सही है कि ऑक्सीजन ये है आपका क्या बोलते हैं क्रायोजेनिक टेम्परेचर में, लेकिन वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो ऑब्वियसली गैसियस में बदलने के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है, तो वो खतरनाक रहता है। इसीलिए जनरली ऑक्सीजन से नहीं ठंडा किया जाता है, कोशिश की जाती है कि फ्यूल वाले साइड से ही ठंडा किया जाए। तो वही समझ ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने आप रॉकेट देखें 90% केसेस में आपको फ्यूल से ही ठंडा किया जाएगा। और यहीं पे समझिए कि इसका मतलब होता है कि जितना आप इसको ठंडा रख रहे हैं तो टर्बो पंप से एनर्जी निकाली जा रही है, तो यानी टर्बो पंप का कितना हॉर्स पावर होगा वो बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका कूलिंग का सिस्टम है, कई बार ये दाम घटाने में ये भी होता है कि मान लीजिए आपको 2000 हॉर्स पावर का टर्बो पंप दिया जा रहा है, उससे आपको पूरा रॉकेट चलेगा, लेकिन इसमें कूलिंग नहीं कर पाएगा। और अगर आपको कूलिंग चाहिए तो आपको 2500 हॉर्स पावर डालना होगा। तो अब डिपेंड करता है आपका दाम के हिसाब से। देखें भैया, नोजल यूज एंड थ्रो है, तो मतलब पूरा रॉकेट ही आपका मान लीजिए जैसे 90% रॉकेट यूज एंड थ्रो है, तो वहाँ पे आपका हिसाब बनता है कि अरे टर्बो पंप सस्ता ले लेते 2000 हॉर्स पावर वाला, और यहाँ पे अबलेटिव नोजल ले लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग टाइम कम हो जाएगा, तो लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी, कूलिंग करना इसको बहुत तिकड़म वाला बात है, इसको ठंडा रखना। और या तो कुछ कुछ केसेस में किया जाता है कि ये तो मेन एरिया में तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी समझिए ये पाइप जो है बहुत नीचे तक लोग नहीं लाते, बहुत फजीहत हो जाता, बनाना बहुत मुश्किल पड़ता है। RS-25 बहुत मुश्किल था बनाना, उसी के चक्कर उसका पाइप ऑलमोस्ट नीचे तक छूता था। लेकिन ये सैटर्न के केस में कोर वाला जो ये मेन चेंबर है, चेंबर का थ्रोट है, थ्रोट से नीचे तक थोड़ा सा था, लेकिन उसके बाद छोड़ देते। तो अब नीचे वाला मेटल कैसे संभाले, तो उसमें फिल्म कूलिंग की इस्तेमाल की जाती थी। यानी कि आप देखेंगे जब भी सैटर्न 5 का लॉन्च देखेंगे तो आपको दिखेगा ये रॉकेट इंजन है, एक ग्रे लेयर जैसा है, और फिर उसका बम बम ब्राइटनेस है। ये भैया बीच में ही क्या हो रहा है, बीच में ये हो रहा है कि टर्बो पंप को चलाने के लिए जो प्री बर्नर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो प्री बर्नर एक मतलब अनबैलेंस्ड फ्यूल जला रहा है। साइड इफेक्ट हो रहा है कि वो टेम्परेचर ठंडा है, वो सिर्फ 600 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, रॉकेट के केस में 600 डिग्री को कहा जाएगा ठंडा है, बर्फबारी हो रही है। तो किया क्या जाता है कि वो 600 डिग्री का जो गैसेस है, हॉट गैसेस, उसको नोजल के चारों तरफ डाल दिया जाता है, ताकि वो एक बैरियर बना दे, और उस बैरियर के अंदर 3000 डिग्री सेल्सियस है, बैरियर 600 डिग्री सेल्सियस है, 600 डिग्री सेल्सियस नोजल के लिए लाइक भाई हम संभाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ऐसे करके मेंटेन किया जाता है। तो वही समझिए कि F1 के केस में वो इतना ज़्यादा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था कि ये तिगड़म लगाना ज़रूरी था। तो वही समझ, कूलिंग भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन दाम बहुत खाता है, अपना समझ खाता है, तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रॉकेट इंजन नोजल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।